नमस्कार बच्चों, मैं हूं हर्षिदा परमार। जवाहर नवोदय विद्यालय सापुतारा डांग से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं तथा उम्मीद करती हूं कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित, सलामत और स्वस्थ होंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी को विदित है कि सरकार ने इस बीमारी के कारण अब घर बैठे ही शिक्षा देने का निर्णय किया है, तो उसके चलते अब हम लोग ऑनलाइन शिक्षण ग्रहण करेंगे और इसी प्रकार से हम अध्ययन कार्य करेंगे। तो बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 9 में आपकी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1, जिसका प्रथम पाठ है गिल्लू, जो कि एक संस्मरण प्रकार की रचना है जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। आज हम उस प्रथम पाठ का अध्ययन कार्य करेंगे जिसका नाम है गिल्लू। संस्मरण का अर्थ होता है भूतकाल की बातों को याद करना, भूतकाल की मीठी बातों को याद करना। तो बच्चों, आज हम इस पाठ का अध्ययन कार्य करेंगे जिसका नाम है गिल्लू, लेखिका महादेवी वर्मा। सर्वप्रथम तो हम इनकी जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों से अवगत होंगे, उनके जीवन से परिचित होंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। महादेवी 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी जी के संपर्क में आने के बाद वे समाज सेवा में लग गई। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के पश्चात उन्होंने नारी शिक्षा प्रसार के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी और उसकी प्रधानाचार्य के रूप में भी वो कार्यरत रही। मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन भी किया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका निधन हो गया। तो ये थी महादेवी वर्मा जी। आइए, उन्होंने बहुत सारी रचना हिंदी साहित्य जगत को दी है, हिंदी साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया है। उनकी कुछ कविता संग्रह, कुछ रचनाएं आपके समक्ष इस प्रकार हैं। प्रथम है निहार, तत्पश्चात रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपूर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा। ये सभी उनके कविता संग्रह है और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उन्होंने गद्य रचनाओं में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। संस्मरण में है पथ के साथी, मेरा परिवार। चुने हुए भाषणों का संकलन तो संभाषण। निबंध में उन्होंने दिया है श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। ललित निबंध में है क्षणदा। संस्मरण, रेखा चित्र और निबंधों का संग्रह है हिमालय गिल्लू। इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी ने बहुत सारी रचनाएं हिंदी साहित्य को दे करके अपना यथोचित योगदान दिया है। तो बच्चों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है गिल्लू। आपके समक्ष चित्र है एक छोटे से गिलहरी के बच्चे का। इस चित्र से ही हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है कि इस पाठ में किसकी बात बताई गई होंगी, है ना? सही बात है। इस पाठ में जिसकी बात बताई गई है वो इस छोटे से जीव की, इस लघु प्राण जीव की, गिलहरी के बच्चे की बात यहाँ पर बताई है। तो आइए हम पहले पाठ का अध्ययन करेंगे, उसका पठन करेंगे और आगे हम इसके सारांश को भी देखते जाएंगे। तो आज का आपका जो प्रथम पाठ है वो है गिल्लू। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। आपके समक्ष सोन जूही की कली भी दिख रही है ना? सोन जूही की कली। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरी तिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज
लघु प्राण की खोज है। देखो, पाठ की शुरुआत में ही लेखिका अपनी भूतकाल की बात को याद करती है। वर्तमान में वो कहती है कि सोन जूही की एक सुंदर पीली कली मेरे सामने लगी है, लेकिन उसे देखकर उन्हें एकदम से किसी की याद आ जाती है जो आज उनके सामने नहीं है, आज उनके बीच नहीं है। तो वो कहती है कि इस कली को देखकर मुझे किसी की याद आने लगी, किसी का स्मरण अचानक से हो आया जो यहाँ पर इस सघन हरियाली के बीच में बैठता था और कभी कभी मुझे चौंका देता था। पहले तो मुझे इस कली की खोज रहती थी कि कब कली खिलेगी, कब कली खिलेगी, लेकिन आज इस कली को देखकर मुझे उस लघु प्राण, उस छोटे से जीव की याद आती है। आज मुझे एक कली नहीं दिखती है, बल्कि जैसे कि वो छोटा सा जीव मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया है, ऐसा मुझे स्मरण होता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लेकिन आगे वो क्या कहते हैं, परंतु वह तो अब इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, जैसा कि वो अब नहीं है इस दुनिया में। तो कहते हैं कि इस जो सोन जूही की जड़ में जो मिट्टी है उसमें वो कब का विलीन हो गया होगा, लेकिन ये कली के बहाने ही शायद मुझे चौंकाने के लिए या मुझे मिलने के लिए वो कली के माध्यम से ऊपर आ गया होगा। कहती है घटना की शुरुआत कैसे हुई, तो लेखिका अपनी बात यहाँ पर हमारे सामने रखती है पूरी बात। वो क्या कहती है, देखिए, अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चौं-चौं से छुआ-छुअवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित। उन्होंने घटना की शुरुआत की कि एक दिन ऐसे हुआ कि सुबह सुबह मैं बरामदे में गई और मैंने देखा कि वहां पर 2 कौवे आपस में खेल रहे हैं। तो कौवे को उन्होंने कहा कि बहुत विचित्र पक्षी होते हैं, कभी कभी हमें उनके प्रति मान हो आता है, कभी कभी अपमान हो जाता है, कभी बुलाने पर आ भी जाता है, कभी बुलाने पर नहीं भी आता और कभी बिन बुलाए भी आ जाते हैं। तो बोले कौवा विचित्र प्रकार का पक्षी होता है। तो देखो बच्चों, हमने देखा इसमें कि किस प्रकार से सोन जूही की कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ जाती है। फिर वो मानती है कि शायद कली के रूप में ही वो नहीं, फिर भी मुझे मिलने के लिए आ गया है। और वो बात की शुरुआत करते हैं कि एक दिन उनके बरामदे में उन्होंने देखा कि 2 कौवे आपस में खेल रहे थे या लड़ रहे थे। तो इस प्रकार से हमने प्रथम अनुच्छेद को यहाँ पर पढ़ा। अब इसके भीतर कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं जिसके अर्थ को भी हम साथ साथ में देख लेते हैं। जैसे कि है सोन जूही, पहले ही हमने बता दिया, सोन जूही अर्थात एक प्रकार का पीला फूल। अनायास अर्थात अचानक, हरितिमा अर्थात हरियाली, लघु प्राण छोटा सा जीव, छुआ छुअवल चुपके से छूकर छिप जाना और फिर छूना, काकभुशुंडी अर्थात कौवा, समादरित अर्थात विशेष आदर, अनादरित अर्थात बिना आदर के। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने प्रथम अनुच्छेद का पठन कार्य किया, उसके सारांश को देखा और उसके भीतर आने वाले कठिन शब्दार्थ का भी अभ्यास किया। आगे बढ़ते हैं, हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं, बढ़े आगे। कहती है लेखिका आगे, हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पीतर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश उनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पर लेखिका ने थोड़ा सा व्यंग्य किया है कौवे को लेकर के। वो कहती है कि जो हमारे पितर पक्ष है, हमारे जो पुरखे लोग हैं, अगर उन्हें हमें मिलने के लिए आना है
तो वो ना गरुड़ का रूप ले सकते हैं, ना मयूर का, ना हंस का, बल्कि किस रूप में आते हैं? केवल कौवे के रूप में आते हैं। कभी कभी आप पितृपक्ष में देखते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, खाना बना के रखते हैं और हम कहते हैं कि हमारे जो पुरखे हैं ना वो भी कौवा बन के आएंगे और ये खीर पूरी जो भोजन हमने रखा है ना बाहर, वो खा जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर लेखिका उस बात पर कहती है कि बेचारे कौवा बनकर ही हमारे सामने आते हैं। और हमारे घर पर अगर कोई मेहमान आने वाला होता है तो उसकी सूचना भी वो काव काव करके देते हैं। होता है ना कभी कभी, जैसे हमारे घर की मुंडेर पर अगर कौवा काव काव करता है तो घर वाले भी बोलते हैं कि हो न हो आज घर पर शायद कोई मेहमान आएगा। या तो कभी कुछ खराब होने वाला होता है तो भी कौवे को दोषी बताते हैं कि आज कौवा बहुत काई काई कर रहा है, कुछ न कुछ अमंगल अशुभ होगा ही होगा। तो इस प्रकार से कौवा एक ऐसा पक्षी है जो कभी बिन बुलाए आ जाता है, कभी बुलाने पर नहीं भी आता है और अपनी कर्कश ध्वनि से हमेशा सबको परेशान करता रहता है। उसकी जो कर्कश ध्वनि होती है वो बहुत ही अप्रिय लगती है कानों को, लेकिन फिर भी हमने उसे एक निशाने के तौर पर अपने पुरखों के रूप में बताया है कि वो पुरखों के रूप में आते हैं और हमें कुछ न कुछ ज्ञान वगैरह देते हैं, किसी न किसी के आने का संदेश भी देते हैं और कुछ बुरा होने वाला है उसका अंदेशा भी हमें उन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है ना। तो ये बहुत सारी मान्यताएं कौवे के साथ जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। लेखिका कहती है कि ये मैंने देखा, मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। लेखिका कहती है कि मैं ये काक पुराण की बातें कर रही थी, उन सबके बीच में क्या हुआ, विघ्न आ पड़ा, क्योंकि मैंने गमले और दीवार के बीच में जरा आगे जा करके देखा तो क्या था, एक छोटा सा लघु प्राण, एक छोटा सा जीव वहां पर पड़ा था और वो क्या था, गिलहरी का छोटा सा बच्चा। मैंने जैसे देखा मेरी दृष्टि, मेरी नजर उस पर रुक गई। वहां पर गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जो घोंसले में से गिर पड़ा होगा और वो घायल भी था, वो घायल अवस्था में था और ये जो कौवे हैं उसके आसपास मंडरा रहे थे। क्यों? उसे खाने के लिए, उसे अपना भोजन बनाने के लिए। तो लेखिका कहती है कि मैंने ये सब कुछ देखा। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष सा गमले से चिपटा पड़ा था। ये कौवे ने उनको चोंच मार मार के क्या किया था, घायल कर दिया था। तो बेचारा निस्तेज होकर के वो गमले के पास चिपटा हुआ पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः उसे ऐसे ही रहने दिया जाए। आसपास के लोगों ने कहा लेखिका को कि कौवे ने इसको मार के घायल कर दिया है, अब इसकी 1-2 चोंच तो इसके लिए काफी है। हमें लगता नहीं है कि कौवे के ये जो चोंच के द्वारा उसे घाव लगे उसके बाद ये बच जाएगा, तो उसे यहाँ ही पड़े रहने दो, उसे घर के भीतर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो वैसे भी बचने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने दूसरा जो अनुच्छेद है उसका भी पठन किया और अध्ययन किया, उसका सारांश देखा। अब हम कुल मिलाकर के देखते हैं दूसरा जो हमने यहाँ पर अनुच्छेद पढ़ा उसके भीतर जो आने वाले कठिन शब्दार्थ है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। अवतीर्ण अर्थ होता है प्रकट, कर्कश अर्थ होता है कटु, काकद्वय 2 कौवे, निश्चेष्ट बिना किसी हरकत के, दृष्टि अर्थात नजर, सुलभ अर्थात सरल, बाधा अर्थात विघ्न। तो इस प्रकार से हमने दूसरा अनुच्छेद भी देखा, उसके सारांश को भी देखा और उसके भीतर आने वाले कठिन शब्दार्थ को भी देखा। अब कुल मिलाकर के हम दोनों से संबंधित थोड़े से सारांश को संक्षिप्त में देखते हैं। क्या होता है
कि एक दिन लेखिका की नजर बरामदे में एक गिलहरी के बच्चे पर पड़ती है जिसके ऊपर कौवे मंडरा रहे थे। वो शायद घोंसले में से गिर पड़ा था और कौवे ने चोंच मार के उसे घायल कर दिया था, इसलिए वो घायल अवस्था में गमले के निकट पड़ा हुआ था। लेखिका ने देखा, उन्हें बहुत ही मन हुआ कि वो उसे उठा करके अंदर लाए, लेकिन आसपास के जो तमाम लोग थे उन्होंने कहा कि ये बहुत घायल अवस्था में है, अब तो कौवे की एक चोंच तो इसके प्राण ले ही लेगी, इसे यहीं पड़ा रहने दीजिए, इसे अंदर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लेखिका को अपने भूतकाल की मीठी बात का स्मरण हो आता है। सोन जूही की पीली कली को देखकर उन्हें गिल्लू की याद आती है, छोटे से लघु प्राण जीव जो कि गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, उसकी याद आती है और वो भूतकाल की बातों में चली जाती है और हमारे सामने उनके जो ताजा संस्मरण थे भूतकाल की बातों को लेकर उन्हें रखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने घर के बरामदे में छोटे से जीव को देखा था, कौवों को देखा था, फिर कौवे के संबंधित उनकी जो मान्यताएं हैं, लोगों की जो मान्यताएं हैं, उसको हमारे सामने रखा, अपनी बातों को भी हमारे सामने रखा। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने गिल्लू पाठ में से प्रथम और दूसरे अनुच्छेद का पठन किया, उसके सारांश को देखा, है ना, और उसके भीतर आने वाले कठिन शब्दार्थ का अध्ययन किया। इसी प्रकार से हम पाठ का क्रमशः अध्ययन कार्य करते जाएंगे। अब हमने जो पढ़ा उससे संबंधित कुछ प्रश्न मैंने आपके समक्ष अब रखे हैं, वो आपको देखना है, उसे अपनी कॉपी में उसके उत्तर सहित लिखना है और मौखिक रूप से भी उसे तैयार करना है। तो आगे बढ़ते हैं, इस पाठ के दोनों ही अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आपके समक्ष रख रही हूँ, आप उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मैं यहाँ पर इसका पठन करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए भी और लिखिए भी। तो आइए प्रश्न अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सोन जूही में लगी कली को देखकर लेखिका को किसका स्मरण हो आया? पुनः एक बार दोहराती हूँ मैं। सोन जूही में लगी कली को देखकर लेखिका को किसका स्मरण हो आया? दूसरा, एक दिन अचानक बरामदे में आकर लेखिका ने क्या देखा? एक दिन अचानक बरामदे में आकर लेखिका ने क्या देखा? तीसरा प्रश्न आपके समक्ष, कर्कश शब्द का अर्थ क्या होता है? कर्कश शब्द का अर्थ क्या होता है? चौथा प्रश्न, लेखिका ने गमले के पास किसे देखा? लेखिका ने गमले के पास किसे देखा? और पांचवा और अंतिम प्रश्न आपके लिए, यह किस प्रकार की रचना है? यह किस प्रकार की रचना है? तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने गिल्लू पाठ उसकी शुरुआती दौर को देखा, उससे संबंधित प्रश्न के अभ्यास को भी देखा। इस गृह कार्य को जो मैंने आपको दिया है प्रश्न अभ्यास के रूप में, आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, मौखिक रूप से इसके उत्तर को तैयार भी करना है। पुनः हम कल मिलेंगे, पाठ को क्रमशः आगे बढ़ाएंगे, इसका अध्ययन कार्य करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ, सलामत और सुरक्षित रहे और स्वयं का ध्यान रखें। और जो भी टीचर आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं उसे ध्यान से सुनिए, पढ़िए और फिर उसके पश्चात उन टीचर के जो प्राइवेट नंबर है उस पर अपना नाम और यस करके भेज दीजिए, ताकि हमें भी मालूम हो कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप हमें ध्यान से सुनते भी हैं और ये जो अध्ययन कार्य है वो ठीक रूप से चल रहा है। ठीक है, तो कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।